ओके भाई। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप राय, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, और भाई सिर्फ डाइट से बीमारी ठीक। मैं तब से जानता हूँ जब डॉक्टर साहब के ऊपर बैन लगा था। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। लॉकडाउन में आपके ऊपर भी बैन लगा था जी, लोगों के बाहर निकलने पे भी बैन लगा था, लेकिन फिर भी आपकी पूरी टीम, आपका जो एक हेल्थी टॉनिक था वो पी के सही रहा, बड़ा मजा आया। और तब से लेके आज तक मैं आपको फॉलो करता रहा हूँ। आपकी बहुत सारी बातें भाई, शाम के 6 बजे के बाद ना खाओ, बहुत सारी चीजें जो आपने नॉर्मल बताई, एजेंडाज बताए, WHO से लेकर आपने बहुत सारे एक्सप्लेन किए। आज जो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज आपका इंटरव्यू लेने का विषय है कैंसर और हार्ट अटैक। ये अब पूरा परिवार, पूरा शहर हर चीज से सहमा हुआ है, डरा हुआ है भयंकर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि पहली स्टेज नहीं, आपकी 4th स्टेज है कैंसर की। हाथ पांव फूल जाते हैं, परिवार धाराशायी, सब कुछ बिक जाता है। तो आज सिर्फ इसी विषय पे चर्चा करने आया हूं कि कैंसर की पहली स्टेज में क्या होता है, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में। आज विषय ये है, और मैं जानना चाहता हूं जो लोग डरे हुए हैं, जिनके घरों में ये चीजें हैं, वो क्या करें। शुरू करते हैं इसको कैंसर से। कैंसर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कैंसर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। उस दिन से आप कैंसर पेशेंट बनेंगे, जो लोग बनेंगे या जो लोग बने हैं। उससे पहले जब आप डॉक्टर के पास गए नहीं अभी, उससे पहले सिर्फ तकलीफ है आपको, या कोई दर्द है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, ऐसा जख्म जो भर ही नहीं रहा, या कोई ट्यूमर है, कोई पस आ रहा है, ये बोलेंगे ना जी कि मेरे ब्रेस्ट से पस आ रहा है जी, या आप बोलेंगे कि एक ट्यूमर है, ये बढ़ता जा रहा है, या मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, कमज़ोर होता जा रहा हूँ, कई महीने हो गए जी, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप अपने आप को डिफाइन करते हैं जी। लेकिन उसको कैंसर का नाम कब मिलता है? जब डॉक्टर के पास गए, उससे पहले तो नहीं मिलता ना जी। हाँ। तो अगर आप कैंसर पेशेंट नहीं बनना चाहते तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगा, डोंट गो टू द डॉक्टर, जाइए मत। तो करें क्या? जो आपकी तकलीफ है उसको नोट कीजिए। तकलीफ यही सारी होंगी। आप नंबर 1 कि रेकरेंट फीवर है, वो कम नहीं हो रहा जी, लगातार फीवर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लगातार वीकनेस बनी हुई है। नंबर 3, हीमोग्लोबिन लगातार डाउन हो रहा है। नंबर 4, वेट बिना किसी वजह के अचानक घट रहा है, ठीक है। तो और कोई नॉन हीलिंग अल्सर होगा, चाहे वो पेट के अंदर अल्सर हो, चाहे कोई बाहर कोई जख्म हो जो हील ही नहीं हो रहा, या कोई पस आ रहा होगा। तो ये जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, इनमें से कोई 2-3 बातें एक साथ अगर होती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में कोई ना कोई कैंसर एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। हाँ। तो अब आपको मतलब इससे होना चाहिए कि ये जो भी एक्टिविटी बॉडी में हो रही है, इसको ठीक करते हैं जी, इसको सिंपल रखिए, ठीक रखिए। ये समझना होगा, अगर आप बोलें कैंसर क्या है, कैंसर कोई अलग बीमारी नहीं है। कैंसर का जो मेडिकल साइंस में जो डेफिनेशन है, इट इज कॉल्ड, अगर मैं वैसे के वैसे बताऊं, वुंड हीलिंग प्रोसेस विच नेवर स्टॉप्स इज कॉल्ड कैंसर। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे गलती से कट जाता है जी, तो खून निकल रहा है, तो बॉडी एक वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। इस जख्म को भरने का प्रोसेस, वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, राइट। और धीरे धीरे वो क्लॉटिंग होगा, एक टाइम आएगा कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद, जब वो पूरी तरह से जख्म भर गया। जब जख्म भर गया तो बॉडी वुंड हीलिंग प्रोसेस को स्विच ऑफ भी कर देगी, ठीक। ऐसा हमारे साथ बचपन से भी होता है, अक्सर होता ही रहता है है ना। जी। न जाने कितनी बार जख्म हुआ, न जाने कितनी बॉडी अपने आप ठीक हो गया, है ना जी। तो लेकिन कभी कभी बॉडी ऐसा करती है कि जख्म तो भर गया, लेकिन बॉडी ने वुंड हीलिंग का काम को नहीं रोका। मान लो ये एक वॉल है जी, और गाजा के बम से अटैक से यहाँ पे बड़ा छेद हो गया जी, तो ये वुंड हो गया, जी, जख्म हो गया, जी। तो आप जख्म भरने का काम शुरू करेंगे। जी, तो उसके लिए आप लेबर लाएंगे, आप ईंटें लाएंगे, आप सीमेंट लाएंगे और पूरा करके ठीक कर देंगे। जी। जब ठीक हो गया तो लेबर को वापस भेज देंगे, जो बचे कुछ सीमेंट उसको खाली कर देंगे, जी, ईंटों को लाने का जो सप्लाई उसको बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना। यानी कि आपने वुंड हीलिंग प्रोसेस को रोक दिया जब देखा कि सब ठीक हो गया। अब एक सिचुएशन मानिए, कैंसर क्या होता है कि ये जख्म हो गया और आपने वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब ये पूरा का पूरा दीवार बन गया और ये सीमेंट भी हो गया, उसके बाद भी लेबर यहीं खड़ी है और लेबर भी आ रही है,
ईंटें भी इकट्ठे हो रहे हैं, सीमेंट भी इकट्ठे हो रहे हैं और पुताई फिर भी चल रही है, ईंटों पे ईंटें लग रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ दिन में यहाँ ट्यूमर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाए, ठीक है ना? जी। यही है कैंसर, यही है कैंसर। राइट टाइम पे जब उसका पूरा हो चुका, जख्म भर चुका, उसको स्विच ऑफ करना है कि भाई अब हो चुका, तो बॉडी खुद ब खुद करती है। तभी बचपन से अभी तक हम कई बार जख्मी हुए और बॉडी ने उसको हमेशा ठीक किया, लेकिन कई बार बॉडी भूल जाता है ठीक करना कि ठीक हो चुका है, अब वो जो इंग्रेडिएंट है, वो ईंट है, वो पत्थर है, वो सीमेंट वो है, अब ना लगाया जाए, वो अब ना लगाया जाए, उनको हटा दिया जाए, जो बचे कुचे भी हैं उनको वहाँ से हटा दिया जी। जाए साइड से कि भाई ये काम हो चुका। जब बॉडी ऐसा नहीं कर पाती है तो फिर उसे कैंसर बोलते हैं। तो अब सवाल इसके लिए क्या करें? कैंसर की फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कैंसर कहाँ पर है, और ट्यूमर है या पैनक्रियाज में है, लीवर है या गले का कैंसर, बहुत सारे कैंसर। देखिए अब जैसे ये कमरा है, कहीं भी डैमेज हो, बम लगा उधर तो उधर फट जाएगा, इधर टूट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन कहीं भी टूटे उसको ठीक करने का प्रोसेस लगभग सेम ही है ना? हर जगह लेबर लगेगा, अब हर जगह ईंट लगेगा, हर जगह सीमेंट लगेगा, ठीक, सिर्फ लोकेशन जगह चेंज हो गई, वो छत भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ना। तो फर्स्ट स्टेज कैंसर क्या है? ये सिर्फ व्यापार है, इसको स्टेजेस में नहीं डिवाइड कर सकते। ओके। ये व्यापार है, मैं समझा देता हूँ जी। जब भी कभी कोई डॉक्टर बोलता है या कोई पेशेंट बोलता है कि मैं तो थर्ड स्टेज कैंसर का पेशेंट हूँ, जी। तो इसका मतलब उसने पेट स्कैन कराया है। अब पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल होता है, मैं जो हाइपोथेसिस बोलूँगा, प्रिंसिपल भी नहीं बोलूँगा, कि आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स, आपको बताया, हर सेल शुगर खाता है, तभी जिंदा है, जी। दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी। जी। तो पेट स्कैन का जो एक बेसिक हाइपोथेसिस है कि जो सेल ज़्यादा शुगर खाएगा उसे हम कैंसर सेल बोल देंगे, ओके, है ना? ये एक बेसिक हाइपोथेसिस बनाया हुआ है। अब कौन सा सेल ज़्यादा शुगर खाता है, इसके लिए पेट स्कैन करते हैं, उसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल और शुगर को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जी। रेडियो एक्टिव मटेरियल से बाइंड करके, FDG बोलते हैं, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज। जी। अब बॉडी के सारे सेल शुगर खा रहे हैं, जी। अब कंपैरेटिवली कोई तो ज़्यादा कोई तो कम खाएगा, सब एक जैसे खाते नहीं। जी। अगर बोलूँगा कि यहाँ पे देखते हैं लंबे, सबसे लंबा आदमी कौन है, चाहे सारे छोटे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कोई तो लंबा कोई निकलेगा, तो लंबा निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, जी। है ना? कभी ऐसा हो सकता नहीं सारे एग्जैक्ट हो, कभी ऐसा होगा नहीं सारे सेल एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता, है ना? कोई पतला होगा, कोई मोटा भी होगा। हाँ जी। तो अब बॉडी में वो वाले सेल ज़्यादा शुगर खाएंगे जो ज़्यादा भूखे होंगे। जी। भूखे वही होंगे जिसको आपने ज़्यादा यूज़ किया। अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, जी। ये थोड़ी देर और बातचीत करेंगे तो ये वाले सेल ज़्यादा भूखे होंगे। जी। अब अगर मैं अपना पेट स्कैन कराऊं आफ्टर वन आवर ऑफ स्पीच, जी। तो मेरे पेट स्कैन में ओरल कैंसर आ जाएगा, क्योंकि यही वाले सेल ज़्यादा शुगर खाने वाले हैं। डॉक्टर बोलेगा अरे बाप रे आपको तो थर्ड स्टेज ओरल कैंसर है, तो मैं बोलूँगा लेकिन मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, तो डॉक्टर बोलेगा आज नहीं तो कल हो जाएगी। अब इस बात का क्या जवाब दें? जी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई कोई छुप के आपको बता रहा हूँ, ये तो पूरे वीडियो है भाई, सब जगह जाएगा। जी। तो आपको समझना होगा ये पेट स्कैन जो है ये अपने आप में पूरी तरह से फ्रॉड है, पूरी तरह से फ्रॉड है। डर तो- नहीं लगता तो सर, ये जो मेडिकल टीम है वो आपके ऊपर केस करेगी? नहीं, सरकार केस आपके- इस बात पे केस नहीं कर सकते, केस करेगी तो उनकी पोल खुल जाएगी ना। मैं तो बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया, जी। आप ये वीडियो लेके वो किसी भी पेट स्कैन वाले को, पैथोलॉजिस्ट को या रेडियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, देखिए इंसान तो गुमराह कर रहा है, ऐसे ही बोलते हुए, जी। तो आप देखेंगे कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है अंदर से ये सच है, दिस ट्रुथ। इसीलिए इस बात पे वो केस नहीं करेंगे। हाँ, उल्टा सीधा कुछ और कर दे किसी और बहाने से, वो अलग और एलिगेशन लगा दे, हाँ कुछ जी। और कर दे, वो तो जरूर कर सकते हैं, जी। वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन इस पे कभी भी कोई भी रेडियोलॉजिस्ट मेरे सामने आके डिबेट नहीं करेगा, ना ही इस मुद्दे पे केस करेगा, पुलिस के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सत्य है, जाएगा तो फंसेगा। और कोई जान नहीं रहा, और ये बात कोई पहली बार नहीं बता रहा, इस पे मैंने एक किताब लिखी पूरी, रैबिट टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर की, और इसमें जाएंगे तो सारे एविडेंस दिए हुए हैं। bishrup.com/ebook में जाके ये फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे पूरी दुनिया में अलग जगह पे खरीद भी सकते हैं। जी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पेट स्कैन इज ए टोटल फ्रॉड। पेट स्कैन के बहाने पहले तो आपको ये बता देंगे कि आपको थर्ड स्टेज कैंसर है। अब मान लो जैसे मैं हेल्दी हूँ, जी। मुझे कोई बता दे थर्ड स्टेज कैंसर, मेरी हालत तो वहीं पतली हो जाएगी, आधी जान तो तभी निकल जाएगी। बिल्कुल। और जब जान निकल जाएगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर फील करूँ, खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, मेरा बिहेवियर कैंसर पेशेंट की तरह हो जाएगा। डिप्रेशन की तरफ। अब डॉक्टर बोलेगा बायोप्सी कराना पड़ेगा, बस बचा कुचा जो है वो बायोप्सी ले जाएगा। याद रखिए, बायोप्सी जब भी करते हैं, जिस भी बॉडी पार्ट में करते हैं, फिलहाल तो मेरे केस में मेरे मुंह का करेगा, क्योंकि उसको ओरल कैंसर ही बोला था। जी।
तो मुंह से जब वो निकालेगा बायोप्सी करने के लिए पार्ट, तो जख्मी कर देगा ना, जी तो मेरा बॉडी क्या करेगा, वुंड हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जी वुंड हीलिंग प्रोसेस जब स्टार्ट करेगा तो जब जख्म भर जाएगा तो बॉडी वुंड हीलिंग प्रोसेस रोक भी देगा, यानी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जी लेकिन डॉक्टर बोलेगा आपके बायोप्सी में कुछ आया नहीं, ऐसा करते हैं दोबारा करते हैं, डॉक्टर दोबारा से बायोप्सी करेगा, तब तक करेगा 2 बार 3 बार 6 बार कई बार, दोबारा जख्म को बड़ा बना। और जब रिपीटेडली बायोप्सी होगी, यानी कि जख्म जब रिपीटेडली होती है, मान लो यहाँ पे आपको पता है कि हर 4 दिन बाद ये यहाँ पे कोई ना कोई अटैक छेद हो जाना है, छेद हो जाना है, तो आप क्या करेंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ईंट वाला, वो सीमेंट वाला, वो लेबर उसको मना ही नहीं करेंगे, क्योंकि पता ही है हो जाना है, तो बोलेंगे आप लगाते रहो और मैं तो भाई दोबारा करते रहना पड़ेगा। तो ब्रेन ऐसा सोचता है कि भाई ये तो हील ही नहीं होगा, तो हमें वुंड हीलिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स। नाउ आई एम ए रियल कैंसर पेशेंट, अब यहाँ ट्यूमर बन जाएगा, अब यहाँ जख्म आएगा, अब यहाँ पस आएगा, क्योंकि वुंड हीलिंग प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, वो आपने इनिशिएट कर दिया है बायोप्सी के माध्यम से। पेट स्कैन जब आपने किया तो रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डाल दिया जी। क्या आपको नहीं पता, 8वीं क्लास में नहीं पढ़ा कि रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेज कैंसर? किसको नहीं पता? रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉजेज कैंसर जब पेट स्कैन आप कर रहे थे तो डॉक्टर ने वो लिखा ही था कंसेंट फॉर्म में कि इससे आपको कैंसर हो सकता है। आपके सामने आसपास कोई इंसान होगा, छोटा बच्चा या प्रेग्नेंट वुमेन, उनको भी कैंसर हो सकता है, इसलिए आप 1 हफ्ते तक अपने आसपास छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट वुमेन के पास मत जाइए। ज़रा सोच के देखिए कि अगर आपके किसी के पास जाने से उसको कैंसर हो जाएगा बिकॉज इन योर बॉडी देयर इज अ रेडियोएक्टिव मटेरियल एज ए रिजल्ट ऑफ पेट स्कैन, तो आपको कैंसर नहीं हो सकता, है ना। तो समझना पड़ेगा कि पेट स्कैन कोई डायग्नोस्टिक प्रोसेस ना होके स्टेज 1 स्टेज 2 बताने के लिए वो कैंसर पैदा करने का एक टूल है ना। तो पेट स्कैन के बहाने पहले तो आपको ये साबित कर देंगे स्टेज 2 स्टेज 3 कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर आपको फंसाएंगे बायोप्सी करा लो। अब बायोप्सी जब कराएंगे या तो पहले ही बोल देंगे आप तो बायोप्सी में कैंसर आ गया, या बोलेंगे 2-4 बार और करा लो, तो अब आप ट्रू कैंसर पेशेंट बन गए, है ना। तो ये बायोप्सी कुछ भी उसका रिजल्ट, बायोप्सी का रिजल्ट उतना ही सच्चा है जितना कि कॉइन टॉस का होता है। अगर मान लो मैं जानना चाहता हूँ कैंसर पेशेंट है कि नहीं, मैं बोलूँगा अच्छा मैं बताता हूँ, हेड आए तो कैंसर, टेल आए तो ये कितना एक्यूरेट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह से बायोप्सी के रिजल्ट भी वेरी करते हैं। आप बायोप्सी दोबारा एक ही स्लाइड को बायोप्सी के 2 लोगों को दीजिए, 2 अलग पैथोलॉजिस्ट को, दोनों के 2 अलग आंसर हो सकते हैं। एक बोलेगा नॉर्मल है, एक बोलेगा कैंसर है, तीसरा बोलेगा नॉर्मल है। इस पे हमारी ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल, इस पे स्टडी हुआ बहुत बड़ी, वो स्टडी का रिपोर्ट भी मैंने उसी किताब में डाल दिया। आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बायोप्सी इज नॉट रिलायबल, इट इज एज रैंडम एज ए कॉइन टॉस, ओके, है ना। तो ये जो बायोप्सी है, ये जो पेट स्कैन है, ये पेशेंट को फंसाने का तरीका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसर असलियत में नहीं होता, होता है, लेकिन कैंसर की अधिकतर जो आबादी है आज देश में, वो अपने बॉडी की वजह से नहीं है, उनको कैंसर पेशेंट बनाया गया किसी न किसी बहाने से। हो सकता है आप खांसी जुकाम के लिए डॉक्टर पास गए, वो बोल देगा लगता है मुझे शक है कि आपको कैंसर है, चलो वही पेट स्कैन करा लो, ठीक है ना। ऐसे कुछ बोल देगा ऐसी हवा में जी। अब पेट स्कैन बायोप्सी तो कैंसर होता है, ये तो सिद्ध है। तो आप कैंसर पेशेंट ट्रूली बन गए, पहले ओरिजिनल थे नहीं। तो अधिकतर ऐसे ही पेशेंट हैं जो मामूली से किसी न किसी बीमारी की वजह से गए और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया या फिर डॉक्टर ने MRI किया और उसको देख के कि हमें शक है कि इधर कुछ है, बस आप तो मान ही जाओगे पेट स्कैन कराने को, यानी कि आप उनके ट्रैप में फंस। तो द फर्स्ट स्टेप इज डोंट गो बैक टू द डॉक्टर एंड डोंट गो टू द डॉक्टर। आप अपने सिम्टम्स को देखिए, जो सिम्टम मैंने अभी बताए जी, और उन सिम्टम को कम करने के लिए हमारे कुछ टेक्निक्स हैं, उनको कीजिए। फीवर कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फीवर अगर आ रहा है जी, तो ये जैसा हम बैठे हैं जी, गर्म पानी के बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस दोनों पैर डुबो के रखिए आधे घंटे तक, जी, फीवर विल गो डाउन। जी, अगर दोबारा आता दोबारा कर लीजिए। फीवर चला गया तो वीकनेस चली जाएगी। कैंसर पेशेंट को फीवर और वीकनेस दोनों आती है, जी, लेकिन फीवर को पैरासीटामोल से अगर आप दवाएंगे तो कैंसर फैलेगा। डॉक्टर पास जाएंगे फीवर के लिए, वो क्या बोलेगा पैरासीटामोल, तो वो कैंसर बना देगा। आपको क्या करना है फीवर को घटाने के लिए? फीवर को घटाने के लिए लोअर लेग हॉट वाटर मशीन, जो मैंने अभी बताया, यहाँ तक जहाँ तक बाल्टी आएगा, है ना। तो गर्म पानी पीते रहे, गर्म पानी अगर आपको इन्फ्लुएंजा है तो पीना है जी, नहीं तो हॉट वाटर मशीन पियेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, उसका ही फायदा है। क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखी थी और घर में ऐसे ही इलाज कर रहा हूँ मैं। बेटे को जब बुखार हो जाता है मैं उसको गर्म पानी में पैर डुबोता हूँ और थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीता रहता हूँ। हाँ, आप हीट दिला रहे हैं ना जी, बॉडी में फीवर है, यानी कि बॉडी को फीवर की जरूरत है। जी, गर्म पानी पियेंगे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फीवर है, फीवर अपने ट्रैक में फीवर आएगा।
और हॉट वाटर से आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में फीवर जाएगा। तो बॉडी को फीवर मिल रहा है तो बॉडी अपना फीवर को स्विच ऑफ करेगा और आप फीवर से फ्री हो गए। और क्योंकि बॉडी को एडिशनल फीवर मिल रहा है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो जो वायरल एक्टिविटीज़ हैं जी वो दैट स्विच ऑफ, वो स्विच ऑफ हो जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि हीट नहीं सह सकती वायरस, जी। बैक्टीरिया नहीं सह सकती। तो ऐसा करो, वीकनेस भी चली जाएगी बड़ी तेज़ी से। तो अगर आपको वीकनेस है, फीवर है, जो कि प्राइमरी सिम्टम होते हैं कभी कभी कैंसर के भी, जी या फिर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के होते हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के भी होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको नहीं पता इनमें से कौन सा है, चुपचाप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लो और अपने आप ही फीवर उतर जाना है। अब जो भी वजह रही हो, फीवर उतर गया मतलब मामला कंट्रोल में आ गया, वीकनेस भी चले जाना है, नींद भी अच्छी आनी है। तो यानी कि आप बाहर निकलें, कैंसर से बाहर निकलना उतना आसान है जितना कॉमन कोल्ड या बुखार से बाहर निकलना, बशर्ते ये करें। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, जी बॉडी में कैंसर सेल आपके भी है, मेरे भी, जी बचपन से अभी तक हर एक के रहते हैं, बट देयर इन डोरमेंट स्टेज। वो आपको ना तो मारेंगे, ना उसकी वजह से आप मरेंगे, ना आपको तंग करेंगे। जो खाना आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को फीड करता है ना। तो आप सनसेट के बाद खाओ मत, ओके हाँ 6 बजे तक डिनर फिनिश कर लो, 7 बजे तक कर लो डिनर फिनिश, फिर कुछ मत खाओ, पानी पी लो, उसके बाद पीना है तो। दूध पिया जा सकता है, नहीं, सैलेड वगैरह, फ्रूट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कार्ब, कोई भी चीज़ जिसमें कार्ब, कोकोनट वाटर में भी कार्ब होता है, ओके। है ना। तो कोई भी चीज़ नहीं, पानी पिया जा सकता है, काढ़े पी सकते हैं थोड़ा बहुत, काढ़ा में क्या? ग्रीन टी ऐसे जो ओके। हैं वो सब ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मेजरली कुछ खाओ पियो मत आफ्टर द सनसेट, इफ यू कैन डू इट। तो जो कैंसर सेल बॉडी में डेवलप हुए हैं, अगर तो हुए हैं, जी मान लो कोई ट्यूमर भी है, जी। तो धीरे धीरे वो कम होगा, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिल रही। खुराक नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कैंसर है, जी ये ट्यूमर है, ठीक है ना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोले देखो जी ये ट्यूमर है, आप भी देख रहे हैं, आप एक ब्रेस्ट में ट्यूमर है, डॉक्टर बोले काट देता हूँ मैं। आप बोले ये ट्यूमर तो खत्म हो गया, अब एक हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे तो क्या दोबारा ट्यूमर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दोबारा से प्लांट ग्रो करेगा ना, वो करेगा जी, है ना। बिल्कुल। कितनी बार काटूं कि ग्रो ना करे? ये तो बार बार काटना ही पड़ेगा। हाँ, जी क्यों? क्योंकि खुराक यहाँ मिल रही है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, ये कितना भी बड़ा और ताकतवर प्लांट क्यों ना हो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये गायब हो जाए, जी तो अगर इसका खुराक मैं हटा दूं, अब मैंने इसका खुराक हटा दिया, जी, अब एक हफ्ते बाद मिलेंगे तो क्या ये पत्ते दिखाई देंगे आपको? नहीं इसे सूख कोज जाएंगे। कोज रूप पे खत्म किया, खत्म हो जाएंगे, जी है ना। जी क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनली कितना भी बड़ा ट्यूमर हो, कितने भी बड़े पत्ते हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लांट हो, तब तक ही स्ट्रॉन्ग है जब तक कि खुराक हम दे रहे हैं। तो खुराक को हटाते ही ये अपने आप ही इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ। तो फिर खुराक ना देने से तो व्यक्ति भी कमजोर है। नहीं, उसका खुराक देना है शाम के 6 बजे तक। ओके, शाम के 6 बजे तक जो आप डाइट लेते हैं वो आपकी बॉडी के अच्छे सेल को जाएगा। शाम के बाद जो डाइट लेंगे वो आपके ट्यूमर को जाएगा। तो ट्यूमर को हमें स्टार्व करना है, लेट इट स्टार्व टू डेथ। जो ट्यूमर है जी। वो बेमौत मरे। वो कब मरेगा? जब उसको लगातार उसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जो फूड ट्यूमर को ग्रो करने में मदद करती है वो खाना भी मत खाओ। जैसे एनिमल प्रोटीन किस में होता है? डेयरी प्रोडक्ट में होता है, दूध या दूध से कोई भी बनी चीज, हाँ, या फिर अंडे मछली मीट में होता है, ओके। वो सब भी मत खाओ। तो जो चीज़ों से इसको खुराक मिलती है फिर वो क्या? पानी हो सकता है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट बनाना है, हाँ, DIP डाइट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जी DIP डाइट गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। जी, तो DIP डाइट पे रहेंगे, इसमें ढेर चाहे सारे, कोई भी कैंसर जिसका वो कह रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो आपको इसी एग्जाम्पल से समझना है, ये रहा कैंसर बन गया, इसको मुझे मारना है। तो जिन चीज़ों से ये पनपता है वो चीज़ देना, और जिन चीज़ों से ये मर सकता है वो चीज़, वही एनवायरमेंट देना है। ये एनवायरमेंट क्या है? जब सूखा एनवायरमेंट है। तो कितने दिन ये प्रोसेस करें? ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि सिम्टम गायब हो जाए। 3 महीने लग सकते हैं, किसी को 12 दिन में भी हो जाता है, किसी को 1 हफ्ता लगता है। एक जैसे मान लो सिर्फ वीकनेस है, जी फीवर है, जी, वेट लॉस है, जी, तो 10 दिन में वेट बढ़ने लगा, वीकनेस गायब हो गई, फीवर गायब हो गया, तो ठीक हो गया। किसी का ऑलरेडी बहुत जख्म है, ठीक है ना, वो जब तक जख्म सूख ना गया तब तक करना है उसको हर दिन, लेकिन हर दिन इंप्रूवमेंट होगी। इंपॉर्टेंट इज दिस। अब आयुर्वेद में कुछ लोग कहते हैं कि गोमूत्र पीना चाहिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गोमूत्र का साइंटिफिक एविडेंस मैंने अभी तक कुछ ढूंढा नहीं, मिला नहीं मुझे बेसिकली। ओके, इसलिए जिन चीज़ों के साइंटिफिक एविडेंस भी हैं और जो चीज़ आयुर्वेद भी एंडोर्स करता है, जी मतलब एशियन विजडम एंड मॉडर्न साइंस दोनों ही जिसको मानती है, ठीक है, तो सेफ ये होगा कि उसको ले लो। तो वो तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है,
जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी है, जैसे सनसेट मैंने बोला, ये आयुर्वेद में भी है, दिनचर्या ठीक है। आयुर्वेद में अगर आप पढ़ेंगे। फिर सुबह किस समय खाना खाएं? सुबह 8 बजे के बाद 8 AM to 6 PM लेना खाना, मतलब 14 घंटे का गैप रखें। वो जो 14 घंटे है जी तब आप कुछ नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपका ट्यूमर जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर है जी या स्टोन है जी या कोई ब्लॉकेज है, उसको स्टोन को अगर तोड़ेंगे, ट्यूमर को तोड़ेंगे, उसके अंदर सारी न्यूट्रिशन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। बॉडी को तो खाना चाहिए 14 घंटा में। जी। तो बॉडी क्या करती है, वो ट्यूमर को तोड़ती है, उसके अंदर से खाना निकाल के। तो बॉडी कैंसर सेल को तोड़ना शुरू करती है। इसे ओके मेडिकली से बोलते हैं ऑटोफेजी। ओके ऑटोफेजी को 3 नोबेल प्राइज साइंस मिला, नोबेल प्राइज मिला 3 बार। तो ऑटोफेजी का मतलब है जब बॉडी को आप स्टार्वेशन में रखते हैं पूरी रात भर, तो बॉडी रिजॉर्ट टू उन खजानों को तोड़ना शुरू करती है। लेकिन आप खाते ही रात को 10 बजे, तो बॉडी को क्या जरूरत पड़ी उस ट्यूमर से खाना निकालने की? उसको तो आप फीड ही कर रहे हैं, है ना। तो 2 तरह से काम होता है, तो ट्यूमर को खाना नहीं मिल रहा, ऊपर से जो ट्यूमर बना है उसके अंदर से भी निचोड़ा जा रहा है। तो ट्यूमर से आज़ादी मिल गई, बॉडी को अपना न्यूट्रिशन मिल गया। और आपको कैसे पता चलेगा आप ठीक हो रहे हैं? मान लो अंदर कोई ट्यूमर है, तो आपका पेन कम होगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आपका बॉडी वेट बढ़ेगा, आपकी वीकनेस कम होगी, अगर फीवर आ रहा है तो वो कम खत्म होगा। तो इससे आपको, आपका अगर कोई जख्म नॉन हीलिंग है तो वो ठीक होने लगेगा, कहीं से पस निकल रहा है तो वो सूखने लगेगा, यानी कि आप स्वस्थ हो। क्या बात है। अब यूँ लगता है कि भाई हाँ, कैंसर तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, सच में अगर हम कुछ ना खाएं, अपने आप को भूखा रखें, जो हमारे पुराने टाइम में व्रत रखे जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं सही था। वो सही था, और भूखे रखने की बात भी नहीं। आप डिनर 6 बजे ले लो और खूब खाओ, पेट भर के इतना खा लो। गेहूं की रोटियां खा सकते हैं लोग, बहुत लोग आयुर्वेद में कहते हैं गेहूं को नहीं, अभी गर्मी है तो जौ और ज्वार के आटे की रोटी खाएं। देखिए कुछ पेशेंट्स में, जैसे ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं, जी। जिसके माउथ में छाले पड़ गए जी। हैं, पस निकल रहा है, दर्द अंदर, तो उनको फिर हम बोलते हैं कि अन्न छोड़ दो। ओके उनको लिक्विड टाइप पे ले आते हैं, फ्रूट स्मूदी, वेजिटेबल स्मूदी, कोकोनट वाटर, बस ये 3 पे रखते हैं और ढेर सारा पिलाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए आपको, जी मान लो एक जख्म है, जी कट गया आपका, या काट ही लीजिए कई बार, जी। या कई बार शेव करते हुए कट जाता जी। है, तो आप कोई मलहम क्रीम लगाते हैं। अगली बार जब ऐसे कट जाए तो आप पालक का जूस निकाल के, चुकंदर का जूस निकाल के, दोनों में से कुछ भी, या कोई भी और वेजिटेबल जूस निकाल के उस जख्म पे आप ड्रॉप बाई ड्रॉप लगा दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही ड्रॉप लगाएंगे, पहला ड्रॉप, वो जो जख्म का जो एक जलन होती है इमीडिएटली कम होने लगेगा। और आप ये पाएंगे कि अब जख्म का ठीक होने की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। आप ये भी पाएंगे कि उस जख्म के जाने के बाद वो जो निशान है वो भी बड़ी तेजी से गायब होंगे। तो यहाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हम फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूस पिला रहे हैं जी। तो वो जूस मरहम है, वो जख्म में भी लग रहा होगा, और वो जख्म में लगने के बाद जैसे मान लो ग्रीन जूस पिलाते हैं, ग्रीन जूस इज पालक का जूस, जी। तो ग्रीन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करता है, इसीलिए मेडिकली से बोलते हैं ग्रीन ब्लड। आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना, जी। आपने क्लोरोफिल ज़्यादा लेना, ग्रीन जूस लेना, उसमें कोई जख्म है तो वो ठीक होगा, बॉडी की हीमोग्लोबिन बढ़ेगी, आपकी वीकनेस कमजोर ठीक होने लगेगी, कम होने लगेगी, और जहाँ पे ट्यूमर ग्रोथ है वो कम होने लगेगा। तो कुछ केसेस में, टू आंसर योर क्वेश्चन, जी। हम अन्न को छुड़वा देते हैं, इवन हम कुक फूड को छुड़वा देते हैं, सिर्फ जूसेस पे रखते हैं, स्मूदीज पे रखते हैं बेसिकली। और जब उसकी हीलिंग हो जाती है, 21 दिन लगे, 1 महीना लगे, फिर वो दोबारा खाओ। व्हाइट नमक को छोड़ देते हैं, सेंधा नमक यूज करते हैं, ये क्या है? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये रिफाइंड को छोड़ देते हैं, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट है, तो रिफाइंड के कैटेगरी में जो भी चीज़ आती हैं इंक्लूडिंग वाइट सॉल्ट, उसको भी छोड़ देते हैं। जो रिफाइंड चीज़ें होती हैं वो पेट में जाने के बाद अब वो पूरे बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका कंट्रोल हमारे बॉडी के पास उतना नहीं है, क्योंकि वो रिफाइंड हो चुका है। लेकिन जो चीज़ रॉ रहती है, जैसे सेंधा नमक, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी कैन कंट्रोल। बॉडी तो ऑटोमेटिकली हील कर सकती है सही इंग्रेडिएंट देने से। तो जितना हम रिफाइन करेंगे उतना हमारा कंट्रोल बॉडी का उस फूड पे नहीं रहेगा, तो आपके लिए ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार जूस जब हम पीते हैं, मौसमी का जूस है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसको छान के पियो, बहुत सारे इसको फाइबर के साथ लो, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? भी कोई भी जूस, चाहे पालक का भी, उसको हम छान के पिए या विद फाइबर उसको हम यूज करें? देखिए कुछ तो जूस ऐसे हैं जैसे पैनक्रियास का कैंसर है या और कैंसर है, एक बात समझना होगा कि
जो फाइबर होता है वो तो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं करता, जी कोलोन से पास होता है। जब कोलोन से पास होता है वो, जी तो कोलोन में बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया बैठे होते हैं, उनका फूड है फाइबर। जी वो फ्रेंडली बैक्टीरिया जो वो फाइबर खाते हैं, तो वो पूरे बॉडी के हार्मोन को, जैसे इंसुलिन को ट्रिगर करता है, ब्रेन को कंट्रोल करता है। तो वो फ्रेंडली बैक्टीरिया का डाइट है फाइबर। अगर आप फाइबर को नहीं लेंगे तो वो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है कोलोन में वो मर जाएंगे। अगर वो मर जाती, कम हो जाती हैं, तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा, थायराइड होगा, हाई ब्लड शुगर होगा, तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी। तो ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो जितना हो सके फाइबर लेना। स्मूदी बनाएंगे तो फाइबर ले पाएंगे ज़्यादा। सूप वगैरह, मिक्स वेज सूप होते हैं, टमाटो सूप होते हैं, वो भी लेते हैं, वो ले सकते हैं, हम देते हैं अपने हॉस्पिटल में सूप जिसमें नमक, तेल, नमक मसाले कम हो और जितना वो अनकुक्ड रहे उतना अच्छा है। तो वो भी हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, फ़ायदा होता है। तो आपके हिसाब से कैंसर वो नहीं होता, मतलब बहुत सारे टेस्ट करवाने के बाद जब कीमो पे पहुंच जाता है तब वो ऑटोमेटिक कैंसर बना दिया जाता है, देखिए, और कीमो आदमी को बिल्कुल डैमेज कर देता है। आपके कीमो हिसाब से? का मतलब है केमिकल थेरेपी, और केमिकल थेरेपी का जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं सांप का जहर डालना, ऐसा हाँ। कुछ बोलते हैं उसमें। कीमोथेरेपी का आविष्कारक है हिटलर। आप सोचेंगे अरे ये तो अजीब बात बोल रहे हैं, आप जी। खुद ही सर्च कर लीजिए, आजकल तो इंटरनेट है। जी हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदियों को, जो प्रिजनर्स को रखे थे, जी तो उनका मंशा थी कि ये लोगों को ना तो मारें ना जिंदा रहें, बीच का कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट था, जी मतलब जिंदा लाश बना रहे थे। जी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम है मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोई विजुअल ऐसे दिखता है कि वो उनके बाल उड़ गए, बिल्कुल कंकाल की तरह हो गए, और कुछ सोचने समझने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, पढ़े हैं तो पढ़े हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसा फॉलो कर रहे हैं, तो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। जब वो वॉर खत्म हुआ तो इसके लिए जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनी हुई थी मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट की, और जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उन्होंने इन्हीं फैक्ट्री का नाम दिया केमिकल थेरेपी, राइट, इन्हीं, और उसको लेके मेन स्ट्रीम में आए, बोले कि ये तो कैंसर का इलाज है उससे, और वहीं से ये केमिकल थेरेपी आया है डायरेक्टली, वही साइंटिस्ट के माध्यम से। इसमें कोई मैं बड़ा चला के नहीं बता रहा, एग्जैक्टली इट इज द हिस्ट्री इज लाइक दिस। तो जो वहाँ तो चलो मजबूर है, प्रिजनर को पकड़ के लाए, यहाँ तो आप खुद अपने आप को बोल रहे हैं कि एक तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जब कीमोथेरेपी कराने जा रहे हैं, तो कीमो के पीछे थेरेपी लगा दिया तो आपके दिमाग में आ गई कुछ ना कुछ थेरेपी है, जबकि वो कीमोथेरेपी ना तो कैंसर को कंट्रोल करता है, ना कैंसर को ठीक करता है, ना कैंसर को प्रिवेंट करता है, ना ही पेशेंट को किसी भी रूप में कोई फायदा देता है। कीमोथेरेपी से सिर्फ कैंसर फैलता है, बढ़ता है, पेशेंट की मोर्टिलिटी रेट बढ़ती है, पेशेंट की लाइफ स्पैन के साथ साथ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ घटती है। ये जो बातें मैंने बताई, जी इसके एविडेंस अगर आपको चाहिए तो विश्वरूप.com/cancer में जाएंगे तो सारे सबूत मैंने दिए हुए हैं। मैंने एक चैलेंज भी रखा, आपकी तरफ से रिपीट कर देता हूँ जी कि जो मैंने अभी बताई अभी तक, इसको कोई अगर गलत साबित करेगा कोई भी, तो मैं उसको 10 लाख रुपये दे दूँगा। और ये चैलेंज आज का नहीं है, ये चैलेंज कुछ महीनों से, ये चैलेंज मैं दोहराता रहता हूँ। अभी तक तो कोई आया नहीं, ना तो कोई केस करने आया, ना चैलेंज। 10 लाख रुपये मिल सकते हैं भाई। जो डॉक्टर ने आपको बोला कीमोथेरेपी कराओ, कोई आप ठीक हो जाओगे या कंट्रोल हो जाएगा, उस डॉक्टर को बोलिए कि 2-4 रिसर्च पेपर दे दे, सबूत दे दे, तो आपको 10 लाख रुपये मिल सकते हैं उस डॉक्टर की वजह से। वो बेशक ना आए, आप तो आ सकते हैं ना। डॉक्टर साहब, जिन्होंने पेट स्कैन करवा लिया है, जिन्होंने एंडोस्कोपी वो कट करके लिया है, अब वो डरे हुए हैं, वो क्या करें? अभी वो कीमो से बचना चाह रहे हैं, वो क्या करें? कीमो से बचने का तो एक ही तरीका है, आप जाओ मत हॉस्पिटल, ठीक है। घर से पकड़ के तो लेके जाएगा नहीं। तो सिर्फ वो डाइट प्लान पे ही फोकस करें। नंबर 1 डाइट प्लान, नंबर 2 डोंट ईट आफ्टर 6 PM, ठीक है, नंबर 3 लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट, जो मैंने बताया था, डेली करें, सुबह शाम किस टाइम? डेली करो। और नींद ठीक से नहीं आते तो रात को सोने से पहले भी योगा करो। ये 3 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, और एक चौथा भी है, ग्राउंडिंग। बाहर जाइए, गार्डन मिलेगा, वहाँ पे ऐसे बैठ जाइए, दोनों जूते चप्पल उतार के, नंगे पैर, और पैर जमीन पे, मिट्टी पे, घास पे, कंक्रीट पे नहीं, बैठ के अखबार पढ़िए, खाना खाइए 1 घंटा। तो जब ग्राउंडिंग करते हैं ना, तो धरती से इलेक्ट्रॉन, इंजीनियर समझेंगे इस बात को, इलेक्ट्रॉन लिटरली बॉडी में आता है, लिटरली आप वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ चुका है, चाहे वो पेट स्कैन की वजह से, बायोप्सी की वजह से, या कुदरती जो कैंसर बन गया है, वो भी, उसको वो कम करने में, हील करने में बहुत ज़्यादा। मान लो किसी को वीकनेस आ गई, या किसी को पेन हो रहा है, या किसी को एंजाइटी हो रही है, तो इन सब में बड़ा तेजी से काम करता है।
आपने एक वीडियो में बताया था, मैंने देखी थी भाई, अगर आप इंडिया में हैं अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा के अगर अमेरिका जाएंगे तो मोबाइल वही टाइम दिखाएगा, इंडिया वाला। जैसे उसको फ्लाइट मोड से हटाएंगे वो वहां का सेम बॉडी भी ऐसे ही ऑब्जर्व करती है। हाँ, क्योंकि आप जियोमेट्रिक फील्ड से अटैच हो गए जी, है ना। तो आप किसी भी देश में जाते हैं तो जूते पहन के ही रहते हैं जी। आप अमेरिका में जाएंगे तब भी जूते पहन के गए, जमीन से तो आपने टच किया ही नहीं। टच किया ही नहीं। इसलिए आपका जो बॉडी क्लॉक है मोबाइल के क्लॉक की तरह वो भारत के टाइम के हिसाब से है। तो आपको नींद तब आएगी जब भारत में रात हो रहा होगा, जबकि वहाँ दिन हो रहा है, जिसे कहते हैं जेट लैग, जी, है ना। जेट लैग से अगर बचना है तो आपको जूते चप्पल उतारने जिस भी देश में गए और आधा घंटा जमीन के साथ जुड़ जाना है। तो आपका बॉडी क्लॉक वैसे ही रीसेट होगा जैसे मोबाइल का रीसेट होता है, जैसे ही वहाँ के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो इस वक्त जैसे हम बैठे हैं तो ये हमारे ऊपर न केवल एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर काम कर रही है, हमारे ऊपर यहाँ की जियोमैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रही है और धरती से इलेक्ट्रॉन जो आता है वो भी काम कर रही है, ठीक है ना। जब इन चीज़ों को मैच होता है बॉडी क्लॉक तब तैयार होता है। बॉडी क्लॉक जब करेक्ट होता है तो कैंसर रिग्रेस करता है, बॉडी क्लॉक को बिगाड़ देंगे तो कैंसर प्रोग्रेस करेगा। बॉडी क्लॉक को बिगाड़ने का एक तरीका ये है कि जमीन से कभी जुड़ो मत। दूसरा तरीका ये कि रात के 12 बजे खाना खा लो। मान लो आपका एक दुश्मन है, आप चाहते हैं कि इसको कैंसर पेशेंट बना देना जी, हर रात 12 बजे या देर रात उसका पसंदीदा जो भी उसका फूड है, लड्डू है, पेड़े है, आम है, उसको ले जाइए, आपका पसंदीदा ले लीजिए थोड़ा बहुत। तो ऐसे अगर आप कुछ दिन तक करें, कुछ महीने तक, तो आपकी बॉडी क्लॉक खराब होगी, ट्यूमरस डेवलपमेंट होगी, है ना। तो जैसे आजकल करते ही हैं, जोमेटो का जमाना है, नेटफ्लिक्स का जमाना है, वर्क फ्रॉम होम है, आधी रात को काम करेंगे, आधी रात को एंटरटेन करेंगे, आधी रात को खाएंगे भी, और ऐसा कुछ महीने तक करेंगे तो फिर बोलेगा मुझे कैंसर क्यों हो गया। बॉडी क्लॉक को बिगाड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, जितना सनसेट से दूर खाएंगे उतना जल्दी बॉडी में कैंसर बनेगा। दोबारा से जितना सनसेट से पहले खा लेंगे वही कैंसर रिसीड हो जाएगा। मेरी किताब है द सर्केडियन डॉक्टर, इसको पढ़ेंगे तो इसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं, एंशिएंट एविडेंस भी और मॉडर्न एविडेंस भी, कि कैंसर को बनाना है तो भी आपके हाथ में, उसको खत्म करना तो भी आपके हाथ में। इस पेड़ को मुझे चाहता हूँ कि हरा भरा रहे तो भी मेरे हाथ में, और अगर मैं चाहता हूँ अभी सुखा दूँ मैं कुछ दिनों में तो भी मेरे हाथ में, डिपेंड्स कि मैं इसको एनवायरमेंट कर दूँ, है ना। आपके हिसाब से डाइट प्लान में सिर्फ सूर्यास्त के बाद ना खाएं, 14-16 घंटे का डिस्टेंस रखें। हाँ, ना खाएं। फिर आप देखेंगे इसकी डायबिटीज़ है, 1 हफ्ते में डायबिटीज़ ठीक होने लगेगी, बीपी है 1 हफ्ते में ठीक होने लगेगी, जॉइंट पेन है 15 दिन में गायब होने लगेगा, मोटापा है 1 महीने में करीब 5% वेट घटने लगेगा। तो आप देखेंगे ये इट इज़ नॉट जस्ट फॉर कैंसर। नींद अच्छी आने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, आप सुबह फ्रेश उठेंगे, कॉन्स्टिपेशन जाने लगेगा विद इन वीक्स टाइम, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर 1 हफ्ते में खत्म होने लगेगा। मेकिंग वन चेंज, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, सनसेट बाद मत खाओ। डॉक्टर साहब आपने बता दिया बहुत सारी बीमारियां सिर्फ खाना खाने से ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन इसके बाद जो बीमारी आती है वो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, हार्ट सीज होना, रात को सो रहा है तो सुबह सो ही रहा है वो उठाएंगे, उसका क्या इलाज करें, वो क्या चीज है? देखिए, एक तो हार्ट फेलियर है जिसका हार्ट कम काम कर रहा है जी, वो तो एक बीमारी, हार्ट डिजीज जी। आप चल रहे हैं, आपको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मामूली सा काम कर रहे हैं, सांसें फूल रही जी। हैं, सीढ़ियाँ चल रहे हैं तो रुकना पड़ रहा है, या फिर एंजाइना हो रहा है, ये तो हो गया हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में क्या करना है, वही 2 चीज करना है, बी ऑन DIP डाइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जब आप ये करेंगे 1 महीना लगेगा, हमारे पेशेंट को हम देखते ही 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि अब आप चल रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, आपको पेन नहीं हो रहा, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रहा, यानी कि हार्ट डिजीज गायब। 1 मंथ कैसे गायब होता है? जब आप यही करते जो मैंने बताया जी, तो आपके बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर, फॉर दैट मैटर पूरे बॉडी में कोलैटरल आर्टरीज होते हैं। कोलैटरल मतलब जैसे गाड़ी में स्टेपनी होती है, जो जरूरत पड़ने पे गाड़ी में आप यूज कर सकते हैं, वैसे स्टेपनी बनी हुई है, उसे बॉडी खोलता है। उसको खोल तभी सकता है जब आप अपने डाइट में लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लें, जब आप सनसेट के बाद ना खाएं, तो बॉडी कोलैटरल आर्टरी खोल देगा। फायदा क्या होगा? ब्लड हार्ट में ठीक से पहुंचेगा, आपका एंजाइना खत्म होने लगेगा, ब्रेथलेसनेस खत्म होने लगेगी, आपका हार्ट का फंक्शनिंग बढ़ गई। तो हार्ट डिजीज को ठीक करना तो बहुत ही मामूली है, बी ऑन DIP डाइट, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, वेट फॉर 1 मंथ। 1 महीने के अंदर हम देखते हैं अधिकतर पेशेंट बोलते हैं कि चेस्ट पेन मेरा गायब हो गया, अब मैं दौड़ता हूँ तो थकता नहीं हूँ जैसे पहले थकता था, अब सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो 3-4 मंजिला तो यूं ही चला जाता हूँ। तो ये 2 चीज़ करेंगे तो ये हार्ट डिजीज का नाम निशान खत्म। डॉक्टर साहब हैवी डाइट, लाइट डाइट किस समय लें? सुबह हैवी खाना खाएं या दोपहर को खाएं या शाम के समय खाएं? सुबह
अब हैवी डाइट का डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई लोग बोलेंगे 2 पराठे 4 पराठे खाएं तो हैवी डाइट, क्योंकि शाम तक भूख नहीं लगेगी। जी हैवी डाइट वो नहीं है पराठे, क्योंकि वो तो पेट में ही है ना, जी पेट के लिए हैवी जरूर है, जी लेकिन बॉडी डाइजेस्ट करने में लगा रही है 10 घंटे, तब तक भूख नहीं लग रही, तो आपको लग रहा है बहुत हैवी डाइट खा लिया। जी हैवी डाइट मेरे हिसाब से वो है कि खाते ही बॉडी ने उसको पूरे बॉडी के सेल तक पहुंचा दिया, फ्रूट्स, क्योंकि वही एक ऐसा डाइट है जो 20 मिनट में पेट को खाली करके बॉडी के हर सेल को हैवीली पहुंचा दिया। इसीलिए 20 मिनट के बाद चाहे कितना भी फ्रूट खा ले, दोबारा आपको भूख लगने लगती है। जी तो दैट इज कॉल्ड हैवी डाइट, ठीक है ना। बाकी जो पराठे हैं मान लो, वो तो बर्डन डाइट है, वो बॉडी में बर्डन कर रहा है, पेट को बर्डन कर रहा है, और बाकी पूरा बॉडी तो भूखा ही है अभी। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर ब्रेकफास्ट में 2 पराठे खा लो तो नींद भी आने लगती है, लंच में अगर पराठे खा लो या खूब सारा चावल खा लो तो नींद आने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी सुस्ती मोड में आ जाती है। तो वो हैवी सिर्फ स्टमक के लिए है। हैवी डाइट सुबह लेना चाहिए, एंड हैवी डाइट इज अ फ्रूट डाइट। इसलिए हमने डीआईपी डाइट में बोलते हैं कि सुबह ढेर सारा फल खाओ, राइट। तो सुबह आपका पैनक्रियास सबसे एक्टिव होता है, उस वक्त उसको सबसे ज़्यादा काम चाहिए, तो फल। और जिनको पैनक्रियास का कैंसर है उनको भी ऐसे ही करना है। पैनक्रियास का कैंसर हो या कोई भी कैंसर हो, जब आप इस प्रोटोकॉल में रहेंगे तो कैंसर अपने आप ही ठीक होगा। कैसे पता चलेगा ठीक होगा? लुक फॉर द सिम्टम्स, जो सिम्टम आज बताया मैंने। जी 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 सिम्टम कम हो गए, पेन कम हो गया, वीकनेस कम हो गया, फीवर कम हो गया, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगा, वेट बढ़ने लगा, आप ठीक हो चुके। कई बार डॉक्टर हमें मल्टीविटामिन के कैप्सूल दे देते हैं, तो बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य ये कहते हैं भाई अगर तुम बाहर से मल्टीविटामिन ले रहे हो तो फिर शरीर उसको बनाना बंद कर देता है। तो क्या करें? अभी जैसे कैंसर है या कोई भी मरीज है, उसके सबसे पहले तो इम्यूनिटी बूस्टर ही वीक होते हैं ताकि वो बीमारी हैवी हो जाए। तो क्या करें उस समय पे? क्या कौन सी ऐसी चीज लें जिससे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो? हाँ, मैं समझाता हूँ। सारा इम्यूनिटी का खेल है, ये तो समझना पड़ेगा ना। जी इम्यूनिटी अगर आपकी अच्छी हो जाए, 100% हो जाए, तो दुनिया की हर बीमारी बॉडी खुद ही ठीक करता है। जी अब मैं आपको ये उदाहरण से समझाता हूँ। जी अब आप देखिए, यहाँ पे मछलियाँ हैं। मेरी परेशानी क्या है कि ये मछलियाँ बार बार मर जाती हैं, और किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट डिजीज होता है, इनको नहीं होता है। इनको भी सारी बीमारियाँ होती हैं और फटाफट मर जाती हैं। तो मैंने बहुत स्पेशलिस्ट को दिखाया। कोई बोल रहा है कि लाइट को ज़्यादा करो, कोई बोल रहा है इनका जो टेम्परेचर उसको इतना कर दो, मेंटेन करो, मेंटेन। कोई बोल रहा है कि ये दाने जो आप देख रहे हैं इसका न्यूट्रिशन को चेंज कर दो, नहीं तो इस तरह के उन्होंने फीडबैक दिए, जो कि मैंने करके देखा। टेम्परेचर मेंटेन करके देखा, पानी को सर्कुलेट करके देखा, लाइट को बढ़ा घटा के देखा, ठीक है ना, बहुत सारे। और उसके बाद भी कोई रिजल्ट मुझे दिखा नहीं। इसकी इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दिया, राइट, अलग अलग सप्लीमेंट दिए, वो प्रोटीन पाउडर दिया, जी ठीक है ना। तो बात यहाँ तक आ गई कि चलो भाई डायग्नोस्टिक कराएं। डॉक्टर ने जो बोला, डायबिटीज़ की गोलियाँ भी दी, कोलेस्ट्रॉल की गोलियाँ भी दी, है ना, सारा कुछ करके देखा, सिर्फ सर्जरी करना रह गया। तो अब अगर मैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर उनसे पूछूं कि मैं चाहता हूं कि ये जो फिश है ये बीमार ना पड़े और मरे ना जल्दी, पूरा लाइफ स्पैन जिंदा रहे, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? तो आपका एक ही जवाब होगा या होना चाहिए कि इन मछलियों को उठाओ जहां से आप लेके आए हो, जिस नदी और तालाब या जिस समुद्र से जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, वहां छोड़ दो। ये मछली खुद देख लेगी कि कितना इसको खाना है, कहाँ से खाना है, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना कब सोना है, ये खुद ही डिसाइड कर लेगी। और क्योंकि वो अपने नेचुरल स्टेट में है ना, तो हम आर्टिफिशियली कितना भी कंट्रोल करें, ये मछली की आयु उतनी नहीं हो सकती जितने की इसकी ओरिजिनली होगी, जहाँ पे ये बना था, जिस समुद्र में था, जिस नदी में था, उसी वातावरण रह के तभी ये पनप सकता है ना। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। जी, ठीक इसी तरह से आप इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। इम्यूनिटी हमारी बेस्ट कब होती है? जब हम भी अपने आप को वहीं से कनेक्ट कर दें जहां, जिस हैबिटेट के हम बने। जैसे दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका है वो है धरती। धरती से अपने आप को जोड़ लो, जैसे मैंने बताया। धरती से जैसे आप ज्वाइन करेंगे अपने पैरों को, धरती से इलेक्ट्रॉन आएंगे। याद रखिए, जितनी सारी बीमारियां हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन का एक ही डोनर है पूरी दुनिया में, दैट इज धरती माँ, इसलिए धरती माँ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बॉडी में आए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट कब होती है? जब बॉडी का वोल्टेज, हाँ, धरती का जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल के इंजीनियर हैं, उनको पता है कि धरती का वोल्टेज कितना है, 0 है। हमारा वोल्टेज जब 0 होता है तब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। हमारा वोल्टेज अभी 0 नहीं है, आपका और मेरा 0 एक ही टाइम पे होता है। जब हम धरती से कनेक्ट करते हैं तब वोल्ट मीटर से लगा के देखेंगे
उसी वक्त आपका वोल्टेज शून्य होता है। अगर आप अपना वोल्टेज दिन में कई बार शून्य कर पाएँ, यानी कि धरती से कनेक्ट कर पाएँ, तो दैट इज द टाइम व्हेन योर इम्यूनिटी एट द पीक। तो जिस तरह से मैंने बताया कि फिश को लेकर उसके नेचुरल हैबिटेट छोड़ दो, ठीक उसी तरह से आप अपने आप को ज़मीन से जोड़ लें। आपने कभी सोचा, बहुत गर्मी है दिल्ली में, तो कभी कभी बहुत सर्दी हो जाती है, हम मकान के अंदर कंबल उड़ के भी बीमार पड़ जाते हैं, जबकि कुत्ते बिल्ली वो सब सह लेते हैं। भिखारी जिसके पास कपड़े नहीं है, मकान भी नहीं, वो भी सह लेता है, वो जिंदा रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो सारे धरती से जुड़े हुए हैं। भिखारी के पास चप्पल भी नहीं है, वो धरती से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे बहुत सर्दी का मौसम हो, आप नंगे पैर अगर धरती पे चलोगे तो सर्दी नहीं लगेगी, इंपॉर्टेंट है। फिर कपड़े भी ना पहनेंगे तो आपको सह जाएगा, जुकाम भी नहीं होगा। तो कुत्ते बिल्ली भिखारी ये जिंदा कैसे रह जाते हैं? सर गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में बरसात भी झेल लेते हैं। आपको थोड़ा सा बरसात की छींटें आए तो जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, कई दिन तक रेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी इज वेरी वेरी पुअर। तो इम्यूनिटी बूस्टर कौन है? धरती से, धरती में। इसलिए बोलते हैं, मान लो किसी को आपको गुस्सा आ रहा है किसी को, या आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, सीधे जाइए धरती से जुड़िए, 40 मिनट्स के अंदर आपका मूड नॉर्मल होने लगेगा। जैसे एक बच्चा बहुत चिल्लाता है, रोता धोता है 1 साल का, जैसे ही माँ गोद में उठाती है सारा गुस्सा गायब, उसका दुख दर्द गायब होता है ना, ठीक उसी तरह से द मोमेंट यू कनेक्ट विद द अर्थ, योर इम्यूनिटी बूस्ट इमीडिएटली, और वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में आ जाता है, क्योंकि आपका जो जियोमैग्नेटिक फील्ड है धरती से वो कनेक्ट हो गया, आपका वोल्टेज शून्य हो गया, और उसके बाद आपको अगर पेन है वो कम होने लगेगा, अगर एंजाइटी है वो कम होने लगेगा, अगर कहीं कहीं पे स्वेलिंग है तो आप में उसमें कुछ दिनों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो एक दवाई जो आप मिस कर रहे हैं वो है कनेक्टिंग विद द अर्थ, वो मिस कर रहे हैं। आपसे पूछता हूँ, अगली बार लास्ट टाइम कब आपने धरती को कनेक्ट किया था? आपको याद ही नहीं होगा, किया ही नहीं कभी। अब तो वही बिल्डिंग बनती है, हम तो ऊपर जा रहे हैं, जबकि हमें जुड़ना है धरती से। तो ये वाली जो मेडिसिन है, आई कॉल इट जीरो कोड मेडिसिन। तो ये मेडिसिन आप जरूर लीजिए। रोज आप जब वॉक करने जाते ही हैं, मान लो नंगे पैर रहिए, गार्डन है तो बाहर ब्रेकफास्ट खाइए जूते उतार के, राइट। और जब तक ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तब तक इलेक्ट्रॉन बॉडी में है, तो दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी। देखो भाई, कितनी सारी बातें यहाँ पे हुई। अभी आखिरी सवाल डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बीमारियों का आपने बताया, सब कुछ बताया, एक बच्चों के बारे में और बता दीजिए। बच्चों, क्योंकि मैंने आपका बाहर पढ़ा था, मेमोरी को लेके भी आपने काम किया, अब तो खैर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ाई में कम एक्टिव हैं या भूल जाते हैं या पढ़ना याद, वो भी क्या सिर्फ इसी डाइट प्लान से ठीक हो जाएंगे या क्या? ये जो डाइट है ना, DIP डाइट जी, ये छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से ऊपर या 3 साल से ऊपर, उससे पहले तो आप माँ के दूध पे रहना चाहिए। बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग के लिए दिस इज द बेस्ट डाइट, ठीक है ना। तो इस डाइट पे रहें। और बच्चों के लिए भी है कि अगर वो चाहते हैं कि मेंटली बहुत स्ट्रांग रहे, रोज जब वो खेलेंगे ना, जूते चप्पल उतार के कंक्रीट पे नहीं, धरती पे खेलें, घास में खेलें, पेड़ पे चढ़े, तो उससे उनकी जो बॉडी में ऊर्जा लगी है, जो कि आप मॉडर्न लोग तो करते ही नहीं, है ना। तो लेकिन अगर सही मायने में चाहते हैं कि आपका बच्चा तेज बने, शार्प बने, तो रोज कुछ ना कुछ बहाने से धरती से जोड़िए, कुछ ना कुछ बहाने से फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, स्मूदीज उसके डेली लाइफ का पार्ट। जो बच्चे ये जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड तो नहीं बोलूँगा, जंक फूड जो खा रहे हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टॉप दैट, क्योंकि वो तो अंदर से किल कर रहा है। चाहे उससे अंदर से रियल में कैंसर बने, डायबिटीज टाइप 1 इतना बढ़ गया है छोटे बच्चों में, ऑटिज्म इतना बढ़ गया छोटे बच्चों में। तो आज आप देखिए स्कूल में जाके हर तीसरे बच्चे को चश्मा, मोटा सा चश्मा लगा, हर तीसरे बच्चे को ऐसे लग रहा है कि चश्मे चश्मे हैं। जाके देखिए किसी स्कूल में। हमारे टाइम उतर सकते हैं, DIP डाइट में रहेंगे तो 3 महीने में उतर सकते हैं, 3 महीने में, राइट। 3 मंथ्स में चश्मे का पावर कम होते होते गायब हो जाएगा, मतलब पावर कम करना पड़ेगा आपको। कई बार तो मुझे भी लगता है जैसे पास की चीज धुंधली नजर आ रही है, तो DIP डाइट पे रहिए 3 महीने, कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, चश्मा हो, सब गायब हो जाता है ना। तो मतलब बॉडी की हीलिंग पावर तो बड़ी तेज। तो भाई बहुत लंबा इंटरव्यू हमारा हुआ। डॉक्टर साहब, कुछ हमारे दर्शकों को कुछ और आप सलाह मशवरा देना चाहिए? देखिए, समय आ गया, यू हैव टू बिकम योर ओन डॉक्टर। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने हेल्थ के लिए कोई कॉर्पोरेट का, हॉस्पिटल का डॉक्टर आपको कुछ फ़ायदा करेगा, वो तो खुद ही बीमार है। भारत में एक एवरेज आदमी की आयु होती है 65 ईयर्स, एवरेज डॉक्टर की आयु होती है 55 ईयर्स भारत में। एक डॉक्टर जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख सकता, डायबिटीज़ का डॉक्टर खुद ही डायबिटीज़ पेशेंट है,
ओबेसिटी डिपार्टमेंट जाके देखिए, सारे डॉक्टर मोटे मोटे से ही हैं, आंखों के डॉक्टर को चश्मे चढ़े हुए हैं। तो वो कैसे लगता है आपको कि वो आपको कुछ फायदा कर सकता है? तो समय आ गया, बी योर ओन डॉक्टर। मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप विश्वरूप.com/ebook में जाइए और मेरी सारी किताबें फ्री डाउनलोड हो सकती हैं। उनमें से कैंसर के लिए रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, हार्ट के लिए फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, अलग अलग सब्जेक्ट पे किताबें बड़ी सिंपल भाषा में, जैसे अभी ये इंट्रैक्शन था विद साइंटिफिक एविडेंस। तो थोड़ा थोड़ा करके आप अपना डॉक्टर खुद बन जाइए। याद रखिए मेरी एक बात, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे हो सकता है। पूरे देश में हमारे बुक आपकी रहेगी लोग साहब? ये बुक तो ये बुक हमने 5 अप्रैल को रिलीज की थी जी। और ये बुक का टाइटल आप देख लीजिए। टाइटल अगर मैं पढ़ूंगा ना तो ये बुक, ये वीडियो ही बैन हो जाएगा, जैसे टाइटल पढ़ूंगा नहीं। लेकिन 5 अप्रैल नेशनल एनलाइटमेंट डे। 5 अप्रैल वो दिन है जिस दिन आपने आज से 5 साल पहले 5 अप्रैल 2020 को आपने न जाने क्यों अपने घर की बत्तियों को बुझा दिया, टॉर्च की बत्ती ऑन कर दी, मेरे चैनल से वीडियो उड़वा दी। आपका चैनल है ना? अरे भाई वो तो वीडियो न जाने कहाँ कहाँ पहुंचा। हाँ वो तो होम मिनिस्ट्री तक से लेके जी। और कितने सारे वो हो गए उसके बाद। तो वो अब तो 5 साल पूरे ही हुए ना इस चीज को, उस हरकत के जी। तो उस हरकत को याद करते हुए लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, नेशनल एनलाइटमेंट डे, दिन आपकी बत्ती खोलने का दिन आ गया 5 अप्रैल जी। है ना। 5 अप्रैल 2025 को ये किताब मैंने लॉन्च की और इस किताब को आप पढ़िए। इस किताब को अगर पढ़ना है तो वही विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे तो आपको पूरी कहानी जो अंदर है, क्यों लॉन्च की, क्या है, जो कि इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, ना गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आप तो पढ़ सकते हैं इसमें जाके। तो इसमें एक्चुअली ये आप ही की कहानी है, जो हरकतें आपने की हैं वो उसी की इसमें कहानी है, इसको पढ़िए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो भाई यह वीडियो आपको कैसी लगी? और विषय थे हमारे पास यही, लेकिन इस विषय के साथ बहुत सारी बातें और कवर हो चुकी हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।